नौजवान साथियों को और सर्व समाज को अपने शब्दों से प्रेरित करने का काम करें। नवीन शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। सबसे पहले आवाज बढ़ा देना भैया, सबसे पहले गांव भटौना की इस पावन धरती को मेरा प्रणाम। यहाँ मौजूद सभी भी अतिथिगण, सभी हमारे बुजुर्ग, सभी युवा साथी और भगत सिंह यूनियन, जिसने भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी की याद में इस शहादत सम्मान कार्यक्रम को आयोजित किया है, और आप सभी उस शहादत सम्मान समारोह में शामिल हुए, आप सबका दिल से धन्यवाद। मेरा नाम नवीन शर्मा है और मैं आपके ही सिकंदराबाद के एक गांव मसौता से आता हूं। आज 23 मार्च है और 23 मार्च हर वर्ष हम लोग भगत सिंह जी की तस्वीर पर, राजगुरु जी की तस्वीर पर, सुखदेव जी की तस्वीर पर फूल अर्पित करते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं। हम आज सोशल मीडिया पर उनके फोटोज को, उनके लिखे कोट्स को, जो बातें उन्होंने बोली, उनको शेयर करते हैं। आज उसी 23 मार्च को हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अगर हम उनके शहादत सम्मान कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं और हम उन्हीं के विचारों पर बात ना करें, अगर हम उन्हीं के देखे गए सपने के बारे में बात ना करें और हम विचार ना करें कि किस तरह का सपना वो इस भारतवर्ष के लिए चाहते थे, तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। तो मैं सभी श्रोतागण, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, भाई बलराम बैसला जी की पूरी टीम, सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि जिन बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं, हमें बहुत ध्यान से उनको सुनना चाहिए। और कहते हैं वक्ता से भी ज्यादा बड़ी शक्ति और धैर्य एक श्रोता का होता है। तो उसी धैर्य के साथ में, उसी शक्ति के साथ में आप सब लोग सुनेंगे। आज आप अक्सर देखते होंगे, हमने बहुत जगह भगत सिंह जी की तस्वीरें लगाई हुई हैं और उनकी एक छवि, उनकी एक गुस्सैल छवि दिखाने का प्रयास, या ये सोचिए कि ये गलती हम अनजाने में कर रहे हैं कि उनके एक हाथ में बॉम्ब और एक हाथ में पिस्टल आज अक्सर उनकी तस्वीरों में आपको दिखाई देंगी। लेकिन आप जानते हैं कि सच क्या है? सच है कि उन भगत सिंह जी के हाथ में हमेशा एक किताब हुआ करती थी, और उस किताब को आप ऐसे समझ सकते हैं, चूंकि भगत सिंह जी की फांसी की तिथि 24 मार्च 1931 तय हुई थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार को यह डर था कि इस दिन लाहौर सेंट्रल जेल में एक भीड़ जमा हो सकती है जो जेल की दीवारों को तोड़ सकती है। उस तरह की दीवानगी हमारे क्रांतिकारियों के लिए, विशेषकर भगत सिंह जी के लिए थी। तो अंग्रेजी सरकार ने यह फैसला किया कि इनको जो फांसी होगी वो एक दिन पहले, यानी कि 23 मार्च 1931 को होगी। यानी 28 सितंबर 1907 लायलपुर पंजाब में पैदा हुए उस नौजवान को, जिसकी उम्र अभी 23 वर्ष लगभग हुई थी, उसको एक दिन पहले फांसी देने का फैसला कर लिया गया। वो फांसी क्यों दी जा रही थी, वो फांसी क्यों दी गई, और भगत सिंह से जीवन से, हमारे इन क्रांतिकारियों के जीवन से हमको क्या सीखना चाहिए? क्या हम सिर्फ एक दिन बैठेंगे, कुछ मिनट सुनेंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे और अगले दिन की कहानी अलग होगी? तो मैं प्रकाश डालना चाहता हूं उस जीवन पर कि उनका किताबों से और पुस्तकों से क्या लगाव था। जब चतर सिंह उनकी कोठरी नंबर 14 में ये कहने गए कि भगत सिंह, तुमको आज फांसी होनी है, आज तुम्हारी फांसी की तिथि घोषित हो चुकी है, तो भगत सिंह ने कहा था, अभी मैंने एक पेज पढ़ा है इस पुस्तक का, क्योंकि वो उस समय लेनिन को पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा था, अभी एक क्रांतिकारी
दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, अभी उन्हें मिलने दिया जाए। वहीं उनके दूसरे साथी सुखदेव और राजगुरु, जब उनकी कोठरी पर सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा, यार सोने का वक्त है, अभी अच्छे सोने दो, कल फांसी लगा देना। ये वही क्रांतिकारी थे जो काला नकाब फांसी से पहले चढ़ाया जाता है तो भगत सिंह जी ने यह कहा था कि ये नकाब मेरे चेहरे पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम क्रांतिकारी और इस देश के नौजवान इस देश के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम सकते हैं। तो आज हमें उनके बारे में बात करने की जरूरत है, उनके विचारों को समझने की जरूरत है। भगत सिंह सन 1926 में एक संगठन बनाते हैं, नौजवान भारत सभा। चूंकि उनका जन्म 1907 में हुआ तो आप समझ सकते हैं उस समय उनकी उम्र 19 वर्ष रही थी। जो भी 19 वर्ष के साथी या उसके आसपास की उम्र के साथी मेरी बात को सुन रहे हो, ऐसा ही एक संगठन बनाने का प्रयास संदीप तेवतिया भाई और उनके साथियों ने मिलकर के भगत सिंह यूनियन को बनाया है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि इस पंडाल में बैठे सभी लोग उनका उत्साहवर्धन तालियां बजा करके करें कि इस तरह के नौजवान जब अपना संगठन बनाते हैं, जब हमारी बातों को, नौजवानों की बातों को वो आगे ले जाने का प्रयास करते हैं और यदि हम उन्हें ताकत दें तो ये आवाजें बुलंद होती हैं। तो ये बातें तो मैं बीएसयू के बारे में कर रहा था। अभी बातें हमें ये करनी है कि भगत सिंह कैसा देश चाहते थे। जिस तरह उनका पुस्तकों से लगाव था, उन्होंने इस देश के युवाओं से एक अपील की कि आप पढ़िए, यदि आप पढ़ेंगे तो आप तार्किक बनेंगे, यदि आप तार्किक बनेंगे तो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में आपको फंसाया नहीं जा सकता है। एक कार्ल मार्क्स का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था, जब उन्होंने एक पुस्तक लिखी वाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, तो उन्होंने जोर दिया कि मैं आस्था के खिलाफ होकर नास्तिक नहीं हूं। मैं नास्तिक इस बात के लिए हूं क्योंकि वह कुछ जो इंसानियत को प्रभावित करता है वह मुझ पर प्रभाव डालता है। क्योंकि आज हमने इंसान बनना छोड़ दिया है, आज हम अपने आप को धर्मों में और जातियों में रख के एक विभाजन में खुद ला चुके हैं और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी, हमारी आज की नौजवान पीढ़ी भी उस तरह के धर्म और जाति के समाज में बहुत विश्वास रखती है। तो फिर अगर हम यह विश्वास रखते हैं तो भगत सिंह जी के सपने को हम नहीं जी रहे हैं, हम उस सपने को नहीं जी पा रहे हैं जिस सपने को उन्होंने HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना करके दिया। जिस सोशलिज्म की, जिस सोशलिस्ट होने की बात उन्होंने की, जिस समाजवाद की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि अगर आप सत्ता से इन बुरे अंग्रेजों को उतार भी दोगे और कल इनकी जगह काले अंग्रेज आ गए तो तब भी ये शोषक बनेंगे, तब भी ये मजदूर, किसान और मेहनतकश व्यक्ति की मेहनत को खाने का काम करते रहेंगे। और यदि ऐसे व्यक्ति सत्ता में बने रहेंगे, यदि ऐसे व्यक्तियों को शक्ति मिलती रहेगी तो समाजवाद अधूरा है और यह आजादी अधूरी है। जब तक इस देश का पेट पालने वाले मजदूर और किसान को उसके हक की बातें नहीं मिलेंगी तब तक ये समाजवाद अधूरा है। मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, अभी मैं एक गांव में गया, हमारे पड़ोस का ही गांव था, तो मैं बहुत लोग वहां पर बैठे हुए थे। मैंने ये पूछा कि गेहूं का न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या है, तो सिर्फ एक व्यक्ति इस बात का जवाब दे पाया। अगर आप देखेंगे हमारे ही पड़ोस के राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार ने एक घोषणा की कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसा कि उत्तर प्रदेश में 2585 रुपए है, राजस्थान सरकार स्टेट बोनस 150 रुपए अतिरिक्त देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वो किसान को मिले।
मध्य प्रदेश सरकार 2585 के अतिरिक्त 40 रुपए देगी और सुनिश्चित हो कि ये किसान को मिले, लेकिन हमारे इस प्रदेश में ऐसा नहीं है। हमारे प्रदेश के किसान इस बारे में जागरूक भी नहीं है। तो भगत सिंह ये सपना देखते थे कि हम अपने अधिकारों के लिए तब लड़ पाएंगे जब हम जागरूक होंगे, और यदि हम जागरूक नहीं है तो हम अपने अधिकारों की बात नहीं रख सकते हैं। तो उनके सपने के बारे में हमको सोचना होगा। इस तरह के त्योहार, इस तरह के सम्मान समारोह करने का अर्थ तभी है जब हम उनके विचारों को अपनाएं। हमें भगत सिंह जी को सिर्फ उनके विचारों के लिए नहीं, हमें इस एक बात के लिए भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। आपको याद रखना होगा उनका केंद्रीय असेंबली में बम फेंक करके उस बहरी सरकार को सुनाने का प्रयास करना। आपको याद रखना होगा क्रांतिकारियों को संगठित करके इस देश को आजादी दिलाने के लिए उनका प्रयास। आपको याद रखना होगा कि जब भगत सिंह जी को गिरफ्तार किया गया तो अपनी गवाही वो किस प्रकार देते थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी इस केस का जो ट्रायल चलेगा इसमें गवाहियां खुद दूंगा, और उस गवाही के दौरान भगत सिंह को एक बार स्ट्रेचर पे लाया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनको इतना मारा। उनके साथी कहते थे कि भगत सिंह के गांवों पर इस ब्रिटिश सरकार ने जब नमक रगड़ा तो भगत सिंह ऐसे मुस्कुराते थे जैसे कोई उनकी मालिश कर रहा हो। उस 22 वर्ष की अवस्था में इतना धैर्य, इतना साहस कि आप दुख में मुस्कुराएं, ये हमारे आज के नौजवानों को सीखना होगा, जो सिर्फ सरकार से इतना डरते हैं, अपने गांव के प्रधान से इतना डरते हैं कि एक सही बात नहीं कह सकते, जो अपने जिला पंचायत से इतना डरते हैं कि उसकी चापलूसी करते हैं, एक सही बात उससे नहीं कह सकते, जो अपने विधायक की चापलूसी करते हैं, एक सही बात उससे नहीं कह सकते। इन नौजवानों को इतना धैर्य भगत सिंह जी से सीखना चाहिए। और जब बदलाव की बात आती है तो हमें भगत सिंह जी को इस बात के लिए भी याद रखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने 81 दिन की लगातार भूख हड़ताल की थी और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मनाया कि कैदियों की हालत में सुधार करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन एक दिन बाद जब उनको एहसास हुआ कि ये ब्रिटिश सरकार कोई बदलाव करने नहीं जा रही है, तो फिर उस भूख हड़ताल को 116 दिन किया था। ये करेज, ये साहस आज की युवा पीढ़ी में होना चाहिए, लेकिन हमारा ये साहस मर चुका है। हम गुलामी के शिकार हो चुके हैं, हम चापलूसी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमारे अंतर मन की आवाज को हम सुनना नहीं चाहते। हमें उन भगत सिंह जी को इसलिए भी याद रखना होगा जिन्होंने जिसे हिल्टन से एक बात कही थी जज से कि जज साहब, इस जनरल डायर को जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया, आपको इसने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया, आपने इसको $26,000 की धनराशि जो एक अखबार के माध्यम से इकट्ठा की गई थी, आपने इसको दी, क्योंकि आपने कहा कि जनरल डायर की इस कृत्य के पीछे मंशा देखी जानी चाहिए, उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए किया। तो भगत सिंह जी ने कहा था कि केंद्रीय असेंबली में हमने जो बम फेंका वो इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए था, हमारी भी मंशा देखी जानी चाहिए। लेकिन जज साहब ने कहा कि कोर्ट में दलीलें काम नहीं करती। मैं ये कहता हूं कि ये सरकारें आपकी आवाजों को सुनना नहीं चाहती। आप बेशक सरकारों के भक्त हो गए होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको जागरूक होना होगा, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना होगा। आपको भगत सिंह जी को इसलिए भी याद रखना चाहिए, जब उनके पिताजी ने एक पत्र लिख के उनकी माफी के लिए गुहार लगा दी गवर्नर से, तो भगत सिंह जी को पता चलता है कि उनके पिताजी चाहते हैं कि उनकी सजा में कोई रियायत हो। तो उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिख के ये कहा था कि मैं उस खानदान से आता हूं, मैं उस परिवार की परवरिश हूं जिन्होंने इस देश की आजादी में कुर्बानियां दी हैं। मेरे चाचा अजीत सिंह पंजाब में पगड़ी संभालो जट्टा आंदोलन चलाते थे, मैं उस परिवार का खून हूं। पिताजी, आज मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है
कि आज आपने भगत सिंह के लिए माफीनामा लिखा है। कल मेरी लिखी हुई इस चिट्ठी को प्रकाशित करवा देना कि भगत सिंह खुद चाहता है कि उसको सब समाज के सामने, इस देश के सामने फांसी पर चढ़ाया जाए, क्योंकि जीते जी जो काम नहीं हो सकता वो काम मेरे मरने के बाद होगा, वो क्रांति मेरे मरने के बाद पैदा होगी। हमें भगत सिंह जी को इसलिए भी याद रखना चाहिए, उनके अंतिम पल जब उनकी मां विद्यावती कौर जी उनसे मिलने जाती हैं तो उनकी आंखों में चंद आंसू होते हैं, तो अपनी मां से कहते हैं, और महसूस करना बहुत मार्मिक क्षण है, अपनी मां से कहते हैं, बेबे भगत सिंह की मां होकर रोती है। तो भगत सिंह की मां ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, मेरे नौजवान साथी सुने, मेरे सभी बुजुर्गगण अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके कंधे थपथपाएं और वो साहस उनको दे कि वो बोल पाए। क्योंकि कोई कहता है कि आप साथ दीजिए, अगर आप साथ नहीं दे सकते तो बोलिए, बोल नहीं सकते तो लिखिए, और लिख भी नहीं सकते तो मौन रहिए, किसी का मनोबल मत तोड़िए, क्योंकि आपके हिस्से की लड़ाई वो लड़ रहा है। तो भगत सिंह जी की मां ने जो खूबसूरत जवाब दिया, वो जवाब था, मेरे बेटे भगत सिंह, मैं इस बात के लिए नहीं रोती कि मुझे फांसी दी जाएगी, मैं इस बात के लिए रोती हूं कि इस प्रकृति ने मुझे 1000 भगत सिंह क्यों नहीं दिए, ऐसे ऐसे 1000 शेर मुझे क्यों नहीं दिए। उन 1000 शेरों की जरूरत है। आज इस समाज में बेबाक होके जो लोग बोल सकते हैं, जो जागरूक होके आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ सकते हैं, जो इस शर्मराती व्यवस्था सन 2017 से जो 27,000 स्कूल बंद हो गए हैं, हमारी आत्मा मर चुकी है कि हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं और हम गुलामी कर रहे हैं। हमें सवाल पूछना चाहिए कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको शिक्षा के नाम पर क्या दिया जा रहा है। आज नौजवान, मेरे एक भाई साहब ने भी जिक्र किया था कि हम व्हाट्सएप पर रील्स देखते हैं। मैं ये कहता हूं कि व्हाट्सएप पर उंगलियां आप घिस रहे हैं, आप वो तमाम कार्य कर रहे हैं जो समाज करता है, लेकिन एक अलग राह बनाने के लिए हमें एक विजन की जरूरत होती है, और वो एक विजन आप भगत सिंह जी को पढ़ के जान सकते हैं। मैं यहां बैठे सभी लोगों से, अगर आपकी जो जिंदगी बची हुई है, मेरी जो जिंदगी बची हुई है, मैं ये कहता हूं कि कम से कम मैं नास्तिक क्यों हूं, पढ़िए। आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा उनके अन्य लेखों को, कि उन्होंने बताया कि किस तरह की लूट ये लोग आपको धर्म और जातियों के नाम पर बांट करके लड़ना, आपको लड़ा करके किन सवालों को ये चुप करना चाहते हैं। धर्म और जाति के नाम पर बांट करके भगत सिंह जी ने कहा था कि आप शिक्षा और रोजगार जैसे मूल मुद्दों की बात कभी करें ही ना, आप उस डेटा को देखें ही ना, आप सिर्फ और सिर्फ बात करें धर्म और जाति की। ये भगत सिंह जी का सपना था। बहुत सारी बातें कहने को हैं, चूंकि मैं इतिहास का और राजनीति विज्ञान का एक अध्यापक रहा हूं। आज अपनी जर्नी में 8 लाख से ज्यादा अपने छात्र सरकारी नौकरी भी ले चुके हैं। करीब प्रदेश भर और उत्तर भारत में 2 करोड़ अपने छात्र भी हैं। तो बहुत सारी बातें कहने को हैं, चूंकि मैं आपके क्षेत्र से ही आता हूं, तो ये बातें मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर भी कर सकता हूं। लेकिन हमें पढ़ना चाहिए, हमें जानना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सभी श्रोतागण जो इतने ध्यान से मेरी बात को सुन रहे थे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं एक अंतिम ऊर्जा आप सबसे चाहूंगा कि हमारे इन क्रांतिकारियों के लिए आप लोग दोनों हाथ उठा करके एक बार वो जिंदाबाद के नारे लगाना। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, भारत माता की वंदे
एएसयू संगठन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए। नमस्कार।